औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। स्टूडेंट, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था डेट के हवाले से, आज हम उसमें डिस्कस करेंगे कि डेट स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की तरफ से क्या बनाई गई कि जिसमें हम डेट को रिड्यूस कर सकें, और उसके लिए क्या मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाई गई कि किस तरीके से और कहाँ से उसको जो है हमने मैनेज करना है। तो स्टूडेंट, उसमें हम कुछ पॉइंट्स के साथ उसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें थोड़ा सा आपको ये इंट्रो दे दूं कि पाकिस्तान हैज़ टू फेस अ बिग बर्डन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोन्स, बट द सिचुएशन ऑफ फॉरेन लोन इन इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर सीरियस इन टोटल पब्लिक डेट एज पेमेंट्स हैज़ टू बी मेड इन फॉरेन एक्सचेंज विच इज़ हाईली स्केयर्स इन द कंट्री। मतलब ये है कि पाकिस्तान पे जो डेट बर्डन है वक्त के साथ साथ वो इंक्रीज़ होता गया, और फिर उसकी जो हमें पेमेंट करनी होती है वो भी हमें फ़ॉरेन करेंसी में करनी होती है, जो कि हमारे मुल्क में नायाब है। According to an estimate, we had to make the payment of 21 billion within the period of July 2000 to June 2004 in the form of service charges of foreign debt। अब देखें कि हमें 2000 से 2004 के दरमियान में 21 बिलियन डॉलर का जो पैसा देना था वो हमें सिर्फ़ और सिर्फ उनके ऊपर जो सूद है उसकी मद में देना था। दिस वॉज नॉट पॉसिबल till we get some emergency assistance from IMF or reschedule our debt from Paris Club। मतलब अब ये सिचुएशन है कि आपने 21 बिलियन 2004 सालों में आपने उतारना है, और उसके लिए आपके पास कोई सोर्स नहीं है सिवाय इसके कि आप जो है फिर दोबारा से IMF से कर्ज़ लेके वो कर्ज़ों पे सिर्फ सूद अदा करें। तो इस वजह से जो है हमारे लिए बहुत सारे मसाइल है, या आप कर्ज़ों को रीशेड्यूल करवा लें। कर्ज़ों को रीशेड्यूल करवाने से मुराद क्या होता है, ये एक टॉपिक है अलग से, इंशाल्लाह वो हमारा आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर का, कर्ज़ों के रीशेड्यूलिंग के हवाले से। तो रीशेड्यूल ये होता है कि जैसे आपने कर्ज़ देना है अभी 2003 में या 4 में या 2020 में आपने कर्ज़ देना है, तो वो रीशेड्यूल हो जा की रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इस साल पे नहीं कर सकते, हम आपको ये 4 साल बाद या 2 साल बाद इस साल की किस्त जो है ना वो पे कर देंगे। तो इस तरह से इसको कहते हैं कि आप इसको रीशेड्यूल करवा लें। अजीज स्टूडेंट, अब पेरिस और फिर इसमें एक लफ्ज़ आया हुआ है पेरिस क्लब। पेरिस क्लब उन 20 रिचेस्ट इकोनॉमीज़ हैं ऑफ द वर्ल्ड जो मतलब कर्ज़ देती हैं जो पुअर नेशंस हैं उनको। तो इसमें उसका जिक्र किया जा रहा है। द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सटर्नल लोन्स वाज 10 बिलियन इन जून 1980। अब आप ज़रा गौर करें कि 1980 में हमारे मुल्क पर जो कर्ज़ा था वो 10 बिलियन का था, और ये 20 बिलियन का हो गया 1990 में। और फिर 1998 में जब पाकिस्तान ने जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट किए तो उसकी वजह से पाकिस्तान पे बहुत सारी जो है वो पाबंदियाँ लगाई गई, और उन पाबंदियों की वजह से हमारे ऊपर जो कर्ज़ था वो बढ़ता गया। आफ्टरवर्ड्स द वैल्यू ऑफ टोटल फॉरेन लोन वेंट टू 43 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। मतलब 1980 में जो 10 बिलियन डॉलर था 1998 तक वो 43 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। तो इस वजह से जो है हमारे ऊपर डेट बर्डन जो है वो बढ़ता चला गया। इवन की एक सिचुएशन वो आई कि इन 2014 एंड 15 द डेट सर्विसिंग कंज्यूम्ड 44.5% ऑफ टोटल रेवेन्यू। मतलब सिर्फ सूद पर जो हमें कर्ज देना है, जो सूद हमने पे करना है, उस पर जो हमारी आमदनी है, टोटल आमदनी का 44.5% जो हम खर्च कर रहे थे 2014-15 में। प्रिंसिपल अमाउंट अभी अपनी जगह पर बाकी है। द टोटल पब्लिक डेट वाज 155 बिलियन रुपीज़ इन 1980 विच वेंट टू 800 बिलियन इन 1990 एंड इट वाज 1,02 बिलियन ऑन 30 जुलाई 2011। अब देख लें कितनी रैपिड और कितनी तेज़ी के साथ जो है ये कर्ज़ा जो है वो अपने जो है वो पीक पे पहुंचा। दिस पब्लिक डेट वाज 66% ऑफ GDP 1980। मतलब टोटल जो GDP टू डेट की रेशो थी, मतलब GDP की हमारी जो अर्निंग थी, मतलब 100 रुपये में से 66%, मतलब 66% का मतलब है कि हर 100 में से 66 रुपये जो थे वो कर्ज़ों की मद में जा रहे थे। इन 2011 में इसे कम करके 55.5% किया गया। The value of public debt has gone to 625% of government revenue, while its appropriate limit is 350। मतलब पाकिस्तान में जो हमारी जो पब्लिक डेट की जो वैल्यू थी वो 625% इंक्रीज़ होगी, जबकि इंटरनेशनली इसकी जो एक लिमिट है वो 350% तक है। इन इंडिया दिस रेशो वाज 385, इन मैक्सिको इट वाज 220%, इन इंडोनेशिया इट वाज 140%। तो इस तरह से अब ये देखते हैं कि हमारी जो कर्ज़ है, हमारे जो कर्ज़ हम लेते हैं उसके ऊपर जो हम सूद पे करते हैं उस पर हम अपनी आमदनी का कितना कसीर जो है वो हिस्सा खर्च कर देते हैं।
फिर आगे फर्दर वो बताते हैं, वी स्पेंड 40% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्न ऑन द पेमेंट ऑफ सर्विस चार्जेस ऑफ एक्सटर्नल लोन। जो अब पहले तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आती नहीं, आती है तो फिर उसका भी वो बता रहे हैं कि 40% जो हमारी करेंसी है वो हमारे इन्हीं कर्ज़ों की सूद पे जो अदायगी पे जो है वो खर्च हो जाता है। तो स्टूडेंट इसकी वजह से बिकॉज ऑफ सच डिटोरिएशन सिचुएशन इट वाज रियलाइज टू रिड्यूस द डेट बर्डन। दस अ कमेटी हेडेड बाय डॉक्टर परवेज़ हसन नोन एज डेट रिडक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी। डेट रिडक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी जो है वो बनाई गई DRMC, डेट रिडक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी जो थी वो बनाई गई। और इस कमेटी ने जो है वो कुछ अपनी जो है वो सिफारिशात दी थी 1 साल को में पूरी मुल्क की इकॉनमी का जायज़ा लेने के बाद। इस कमेटी के ज़िम्मे जो काम लगाया था वो ये लगाया गए थे कि पहले तो अब ये देखें कि हमारे ऊपर ये कर्ज़ों का बोझ इतना तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है, और व्हाट वर द इफ़ेक्ट्स ऑन पब्लिक डेवलपमेंट एंड सोशल एक्सपेंडिचर ड्यू टू सर्विस चार्जेस एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ पब्लिक डेट। के जब हम जो है वो सर्विस चार्जेस के बाद में इतना पैसा खर्च करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, उसके क्या असरात पड़ते हैं हमारी पब्लिक डेवलपमेंट पे और सोशल एक्सपेंडिचर्स पे, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं उसको। फिर इसके ज़िम्मे ये काम भी लगाया गया। तीसरा काम, व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग फॉर द रिमूवल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, कि अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को शॉर्ट टर्म कर्जे लेके पे करने की कोशिश करते हैं तो इसका फिर हमारी इकॉनमी पे क्या असर होगा। चौथा, यह कमेटी विल मेक रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग रिड्यूसिंग डेट बर्डन एंड मैनेजमेंट ऑफ द डेट बर्डन सो दैट इट कुड नॉट बिकम अ बर्डन फॉर द कंट्री। मतलब फिर इस कमेटी ने जो DRMC है डेट रिडक्शन एंड मैनेजमेंट कमेटी जो था इसके ज़िम्मे ये काम भी लगाया। फिर इसमें रिकमेंडेशन देनी थी किस तरीके से जो है हम अपनी जो है वो स्ट्रेटजी से के ज़रिए से डेट बर्डन जो है वो कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस कमेटी ने जो है वो अप्रैल 2000 में जो है इसको जो है वो बनाया गया, और इसने जो है 2001 में अपनी रिकमेंडेशन दी। और वो रिकमेंडेशंस क्या थी, वो यही थी जो हम यहाँ पर भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आप इन्हीं रिकमेंडेशन को जो है गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी के तौर पर भी ले सकते हैं, कर्ज़ों को रिड्यूस करवाने के लिए, कर्ज़ों को जो है वो कम करवाने के लिए गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है उस हवाले से। द कमेटी फुली एग्रीड दैट द फिजिकल डेफिसिट विच वाज 6.5% ऑफ GDP इन 1999 एंड 2000। हम पहले को डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट इसका ये था कि डिक्रीज़ इन फिज़िकल डेफिसिट। पहला इसका पॉइंट ये है कि हमने फ़िज़िकल डेफिसिट को किसी सूरत में कम करना। फ़िज़िकल डेफिसिट क्या है कि आपकी जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, रेवेन्यू कम हो, तो उसकी वजह से आपको जो है गैप आ जाता है। उस गैप को पूरा करने के लिए फिर आपको कर्ज़े लेने पड़ते हैं। तो ये 6.5% ऑफ GDP था 2000 में, शुड बी डिक्रीज टू 3% इन 2003 एंड 4। फॉर दिस पर्पज इन द कमिंग 4 ईयर एन एडिशनल टैक्स रेवेन्यू वर्थ ऑफ 175 बिलियन पर ईयर विल हैव टू बी रेज। मतलब अगर हम ये जो फिज़िकल डेफिसिट है ये 6.5% है अगर, और हम इसको रिड्यूस करके 3% पर लेके आना चाहते हैं, तो ये 3% पर सिर्फ उस सूरत में आएगा कि अगर हम 175 बिलियन रुपीज़ के कर्ज़े जो है 175 बिलियन रुपीज़ के बराबर जो है टैक्स जो है वो कौम पर लगाएं एनुअली। अगर हमारे पास इस तरह से 175 बिलियन के अमाउंट के बराबर अगर हमारे पास जो है वो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होता है, तो फिर GDP की जो 6.5% हम जो है वो कर्ज़ों के मद में जा रहा है उससे हम रिड्यूस करके 3% तक लेके आ सकते हैं। स्टूडेंट इसके बाद इन्होंने इफ़ एवरी ईयर टैक्स रेवेन्यू आर इंक्रीज बाय 16% द टैक्स टू GDP रेशो विल राइज टू 14.7% इन 2004 फ्राम द एग्जिस्टिंग रेशो ऑफ 12%। मतलब अगर हम इस शरह से एनुअली इसको बढ़ाते हैं टैक्स को, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारी जो टैक्स टू GDP रेशो है, जो पहले टैक्स का शेयर जो GDP में था 12% है, तो वो फिर 14.7% तक पहुंच जाएगा। स्टूडेंट इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बात की, वो है फैक्टर एफिशिएंसी को हमने इंक्रीज़ करना है। तो फैक्टर एफिशिएंसी को जब हम इंक्रीज़ करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि हमारी जो आउटपुट है, जो हमारी प्रोडक्शन है, उसमें इंक्रीज़ हो जाएगा। इन ऑर्डर टू अटेन इकोनॉमिक रिवाइवल फैक्टर एफिशिएंसी विल हैव टू बी इंक्रीज। फॉर दिस पर्पज गुड गवर्नेंस विल बी रिक्वायर्ड इन एडिशन टू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी
where expansion is possible they are related to agriculture, manufacturing, export and oil and gas। मतलब ऐसे सेक्टर को इकोनॉमी के हमने बूस्ट करना है, हमने ऐसे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को ही हौसला अफजाई करनी है जिनके अंदर पोटेंशियल है और जो अपनी कारकर्दगी जो है वो बेहतर बना सकते हैं अगर हम उनके ऊपर थोड़ा सा भी तवज्जो कर लेते हैं और उनके अंदर एक्सपेंड होने की जो है वो कैपेबिलिटी भी मौजूद है। स्टूडेंट उसके बाद उनका नेक्स्ट जो था उनकी जो थी वो रिकमेंडेशन वो ये आई कि आप अपनी इंक्रीज़ कर दें अपनी एक्सपोर्ट को, इसको इन्हांस करें, अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करें इसको। तो एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक जो हमारे पास जो इकोनॉमी में जो हमारे रिसोर्सेज चीज़ें बनती हैं उनको बेहतर तौर पे उनकी क्वालिटी को बेहतर करके उनकी ज़रूरत की मार्केट्स को तलाश करके वहाँ तक जब हम नहीं पहुँचाते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ नहीं होगी। तो इस मकसद के लिए वो ये कहते हैं कि आप जो है अपनी जो एक्सपोर्ट है उसको इंक्रीज़ करें। द कैपेसिटी टू पे द डेट कुड बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, इंक्रीजिंग रेमिटेंसीज एंड अदर गवर्नमेंट रिसीट्स। मतलब जब हम अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करेंगे और वर्कर रेमिटेंसीज क्या है कि हमारे मुल्क के लोग जो बाहर के मुल्क जाके काम करते हैं फिर वहाँ से वो कमा के हमारे मुल्क भेजते हैं, तो उनको इस बात पे बंद करना कि वो एक प्रॉपर थ्रू चैनल से हम तक वो पैसे पहुँचाएँ, अपने मुल्क में भेजें जैसे बैंकों के ज़रिए से, ताकि वो पैसे पाकिस्तान में जो है वो आएँ और हम उसको एज अ फॉरेन करेंसी के तौर पे अपने दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल में लेके आ सकें। स्टूडेंट इसी बात को वो आगे कहते हुए उसके लिए रिकमेंडेशन उन्होंने ये दी है एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए कि पहले नंबर पे आप ये करें कि द फ्री ट्रेड जोन्स बी डिस्कवर्ड फॉर एक्सपोर्ट एज वेल एज दिस विल रिजल्ट इन इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ ड्यूटी बैकवर्ड्स ड्रॉबैक्स। मतलब फ्री ट्रेड जोन्स मतलब ये है कि हमने इस मकसद के लिए ऐसे मार्केट्स को तलाश करना है जहाँ पर जब हमारी प्रोडक्ट जाए तो उस पर किसी किस्म का कोई भी ड्यूटी, कोई टैरिफ, कोई इस तरह की चीज़ ना लगे। बहुत से ममालिक ऐसे हैं दुनिया में जिनके बारे में मालूमात नहीं है कि वो जब कहीं भी किसी मुल्क से कोई भी चीज़ प्रोडक्ट उस मुल्क में जाते हैं तो उस पर किसी किस्म का कोई टैरिफ नहीं लेते, कोई टैक्स नहीं लेते, जिसके नतीजे में ये होगा कि हमारी एक्सपोर्ट वहाँ तक आसानी से पहुँच जाती हैं और वो महंगी नहीं होती हैं और लोग उसको ईजिली परचेज़ कर लेते हैं। दूसरी वो कहता है द फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी इनकरेज। फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि बाहर के लोग आके हमारे मुल्क में आके कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, उनके जब वो हमारे मुल्क में आएंगे तो ज़ाहिर बात है वो अपने मुल्क की करेंसी अपने हमारे मुल्क में लाएंगे, तो इससे ये होगा कि हमारे मुल्क में जो है वो ज़र मुबादला के ज़खायर में इंक्रीज़ होगा। अपॉर्चुनिटीज़ बी डिस्कवर्ड टू मीट द सिचुएशन राइजिंग आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ मल्टी फाइबर एग्रीमेंट्स, लॉज एंड पॉलिसीज़ रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड स्किल बी मॉडिफाइड। इसके अलावा लॉज भी हमें उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उनको मॉडिफाइड करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों के अंदर जो स्किल है उसको हर वक्त गुजरने के साथ साथ उसको बेहतर किया जाए और उसको इन्हांस किया जाए। स्टूडेंट पाँचवीं जो उन्होंने दी रिकमेंडेशन एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करने के हवाले से, फॉर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट द पॉलिसी ऑफ रियल डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी अडॉप्टेड एंड द ड्यूटीज़ बी रिड्यूस्ड ऑन द इम्पोर्टेशन ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब ये उन्होंने कहा कि आप इसके लिए आप जो रियल डेप्रिसिएशन है अपनी करेंसी की वो करें ताकि आपकी एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो सके। स्टूडेंट उसके बाद चौथे नंबर पर आया डिक्रीज़ इन करंट अकाउंट एंड स्टेट ओन्ड डेफिसिट। स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस। मतलब जो करंट अकाउंट डेफिसिट आ रहा है और जो स्टेट ओन्ड SOE जो इन्होंने लिखा है मैंने, ये स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज जो हैं जैसे पाकिस्तान रेलवे है, PIA है, स्टील मिल है, वापटा है और बहुत सारी इस तरह से पाकिस्तान की जो पाक फर्टिलाइज़र है, इस तरह के जो भी बड़े बड़े इदारे हैं इन्वेस्टमेंट के, वो उनके अंदर जो डेफिसिट आ रहा है कि गवर्नमेंट को उनके एम्प्लॉयज़ को जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं या उनकी जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज़ हो रही है उन इदारों की, तो उसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ करंट अकाउंट डेफिसिट में भी वही बात मैं आपको बार बार कर चुका हूँ कि जब एक्सपोर्ट्स कम होती हैं, इंपोर्ट ज़्यादा होती हैं, तो हमें उस इंपोर्ट्स को कमी को जो हम इंपोर्ट्स कर रहे चीज़ें उनके लिए जो डॉलर और पैसों की ज़रूरत, ज़र मुबादला की ज़रूरत होती है, वो ज़र मुबादला हम कर्ज़ों की सूरत में लेते हैं। तो जब हम ये जो डेफिसिट आ रहा है जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं उनको कम करेंगे और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है हम उसे कम करेंगे, तो नतीजे के तौर पे लाजमी ऐसा होगा कि हमारे ऊपर डेट बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। स्टूडेंट उसके बाद है पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी।
हमें क्योंकि ये जो बड़े बड़े इदारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कर्ज़ देते हैं, इनके पास मुख्तलिफ जो है वो कामों के लिए जो है वो मुख्तलिफ रूल्स होते हैं और उसके लिए मुख्तलिफ ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये वसूल करते हैं। तो उसमें अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनका पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी एक उनका जो है वो प्रोग्राम है IMF का और वर्ल्ड बैंक का, तो अगर हम उसके थ्रू से मतलब ऐसे प्रोग्राम और प्रोजेक्ट अपने मुल्क में शुरू करें कि जिससे हमारे मुल्क के अंदर पॉवर्टी कम हो, तो इस सिलसिले में हम उनसे इस मद में हम उनसे कर्ज़े लेते हैं तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होता है और उससे ये आम मैसेज भी लोगों को तक भी उस चीज़ का फ़ायदा ज़्यादा पहुँचेगा और हमारे ऊपर डेट बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। स्टूडेंट, उसके बाद जो 6 नंबर पे है वो है प्राइवेटाइजेशन बी एक्सेलरेटेड, और ये भी उसकी रिकमेंडेशंस थी कि ऐसे गवर्नमेंट के इदारे जो मुसलसल नुकसान में जा रहे हैं, जैसे OGDCL है, जैसे HBL है, PTCL है, UBL है, वापटा है, कराची इलेक्ट्रिक जो है सप्लाई कॉरपोरेशन है, ऐसे इदारे या पाकिस्तान स्टील मिल है वगैरह वगैरह, ऐसे इदारे जो मुसलसल नुकसान में जा रहे हैं उनके उस नुकसान को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि हम उनको प्राइवेटाइज़ कर देंगे। जब बाहर के मुल्क के लोग उसको परचेज़ करेंगे तो उससे हमें पैसा मिलेगा फॉरेन करेंसी की सूरत में, ज़रा मुबादला की सूरत में, तो वो हम अपने कर्ज़ों को उतारने में लगा सकते हैं। और इसके अलावा जब वो हमारे मुल्क में इन सेक्टर्स को वो जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे जब, तो फिर वो अच्छी स्ट्रेटजी के ज़रिए से, अच्छे प्लान के ज़रिए से हमारी जो है इन शोबाजात से फ़ायदा हासिल करेंगे, हमें भी उसमें से शेयर मिलेगा और उन्हें भी उसमें से शेयर मिला करेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा जी प्राइवेटाइजेशन पे उन्होंने कहा जी जोर दिया, और आप देख सकते हैं कि 1990s में भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ बहुत सारा वो किया गया, जिसमें HBL जो है अब ये आपका जो है वो प्राइवेटाइज़ हो चुका। इस तरह और बहुत से इदारे हैं जिनको प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश की जा रही है और मकसद ये है कि उनको बेच के पैसा कम जो अर्न होगा उसको हम डेट उतारने में खर्च करेंगे। स्टूडेंट, 7 नंबर पे है फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपना डेट बर्डन कम करना चाहते हैं, हम जो है वो एड नहीं ट्रेड चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क में जितने भी हमारे जो भी स्कूल ऑफ थाट्स हैं, जितने भी हमारे मुल्क में जो है वो लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, चाहे कोई और मतलब लोग जो भी कारोबार से रिलेटेड लोग हैं, वो उन लोगों के लिए हम अपने मुल्क के अंदर ऐसी फेवरेबल कंडीशंस दें उनको, जिसमें सबसे पहले जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और अमन है। अगर ये चीज़ें हम उनको देते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ मुल्क के अंदर अमन और सुकून है, तो ही हमारे मुल्क के लोग भी हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे और बाहर के मुल्क के लोगों को भी हमारे मुल्क के जो हालात हैं उनको अंदाज़ा होगा और वो हमारे मुल्क में भी आके जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और नतीजा ये होगा कि हमारे मुल्क के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, ज़र मुबादला का ज़खायर है, उसमें इससे इंक्रीज़ होगा, इजाफा होगा। तो लिहाजा वो ये कहते हैं कि हमने अपनी जो इन्वेस्टमेंट के लिए डोमेस्टिक और फॉरेन जो है इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क के हालात को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो है उसको हम बेहतर करें। स्टूडेंट, उसके बाद है शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फॉर डेट सर्विसिंग। मतलब इसके लिए उन्होंने कहा जी कि आप ऐसी कोई स्ट्रेटजी बनाएं शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म कि जिसमें आपकी स्ट्रेटजी हो कि आप कैसे जो सर्विस चार्जेस हैं वो कैसे आप मतलब पे करेंगे मुख्तलिफ ज़राए से हासिल करके, उसके लिए क्या प्लान है आपके पास, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पास। मतलब शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में वो आप बैठ के उसमें पॉलिसीज़ बनाएं कि कहाँ कहाँ से हमने रेवेन्यू लेना है, ताकि हम सर्विस चार्जेस की मद में जो भी हमारे अखराजात हैं वो हम ईज़िली पूरे कर सकें। उसके बाद स्टूडेंट क्रॉप फेलियर स्ट्रेटजी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि आपके मुल्क में जो कि हमारा ज़्यादातर हमारी GDP का जो बड़ा शेयर है अभी भी 21 या 22% जो है वो हमारा ज़राअत के शोबे से ही हमें मिलता है। तो अगर हम ज़राअत के शोबे को हम देखते हैं तो ये शोबा ऐसा है जो कुदरती आफात की ज़द में सबसे ज़्यादा रहता है। तो ज़रूरत है इस बात की गवर्नमेंट इसके लिए ऐसा कोई एक फ़ंड कायम करे जिसमें जो है जब कोई इस तरह का खुदा ना खास्ता कोई कुदरती आफत आती है तो उसको हम ईज़िली अपने उस फ़ंड से जो है वो पूरा कर सकें। तो इस सूरत में ये होगा कि वो जो भौचाल आ जाता है इकॉनमी में बेरोज़गारी का और अशिया की किल्लत का, वो नहीं आएगा, और जो हमारे ऊपर जो उस भौचाल की वजह से जो अशिया खुराक में किल्लत हो जाती है और उसके लिए हमें बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं, उस पर हमारा कीमती ज़र मुबादला खर्च होता है, फ़ौरी तौर पर हमें उसका अरेंज करना पड़ता है। तो अगर हमारे पास फ़ंड मौजूद होगा तो हम ईज़िली वो अवेल कर सकते हैं। उसके बाद ये क्रॉप फेलियर स्ट्रेटजी में वो फर्दर जो है उन्होंने इस चीज़ पे भी जोर दिया है तो कि आप ऐसा करें, उसके लिए उन्होंने एक वो भी दिया, सजेशन भी दी, टू फेस द फिनोमिना इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर एंड अनफेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड द कमेटी प्रपोज टू हैव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वर्थ 5 बिलियन सो दैट द इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट फॉर 3 years कुड बी मेट।
मतलब वो कहते हैं कि $5 बिलियन जो है आप अपने पास कौमी ख़जाने में रखें हर साल, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई कुदरती आफत आ जाए तो हम इजीली वो जो है इंपोर्ट करके उन चीज़ों को, उस कमी को पूरा करें और मुल्क की इकॉनमी पे कोई एक्स्ट्रा जो डेट का बर्डन है वो ना पड़े। स्टूडेंट उसके बाद आता है रिड्यूस नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ये भी उन्होंने एक स्ट्रेटजी थी। उन्होंने कहा जी कि आप अपने नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो है वो कम से कम करें। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में हम देख सकते हैं जैसे मैनेजमेंट जो हमारी बैठी है वो अपने लल्ले तल्लों पर जो खर्च करती है, डिफेंस है वहाँ पे जो हमारा खर्च होता है उसको हमने कंट्रोल करना है। इसके बाद नॉन डेवलपमेंटल जो मज़ीद एक्सपेंडिचर हमें उनको भी कम करना है। तो इसमें उन्होंने इस बात पे बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस किया, जोर दिया, इंक्रीज़ इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम। ठीक है, ये हमने अभी पिछले उसमें डिस्कस किया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने जो भी इस तरह के अखराजात हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप एक सस्टेनेबल ग्रोथ चाहते हैं इकॉनमी के अंदर तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप डिफेंस के अखराजात को जो है वो ना बढ़ने दें, उन्हें आप एक लेवल पे रखें, उन्हें आप एक म्यार पे रखें और उसमें मज़ीद इंक्रीज़ ना होने दें। क्योंकि ये इसमें उन्होंने ये रिसर्च थी, उन्होंने इसमें बताया था कि हमारा 80% जो हमारी इनकम है, जो यूजेबल इनकम है, उसका 80% जो है वो यही डिफेंस पे और जो है नॉन डेवलपमेंटल जो एक्सपेंडिचर हैं जैसे गवर्नमेंट के लल्ले तल्लों पे, इस तरह की चीज़ों पे खर्च जाता है और बाकी 20% हम पूरा मुल्क जो है वो रन करते हैं, चलाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है अपने जो है इसको कंट्रोल में लेके आए अखराजात को, ताकि मुल्क की इकॉनमी जो है उसे बेहतर तौर पर चलाया जा सके। स्टूडेंट उसके बाद जो नेक्स्ट उसने टॉपिक डिस्कस किया वो इंक्रीज़ इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इंक्रीज़ इन फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को इस सूरत में इंक्रीज़ कर सकते हैं कि जो वर्कर रेमिटेंसीज़ हैं, जो बाहर के मुल्क में लोग जाके काम करते हैं, उनका जो पैसा है वो प्रॉपर थ्रू चैनल से हमारे बैंकों तक पहुंचना चाहिए। तो उसमें ये होगा कि हमारे पास डॉलर्स की शक्ल में, फॉरेन करेंसी की शक्ल में पैसे आ जाएंगे, तो हमें किससे उधार नहीं लेना पड़ेगा इंपोर्ट करने के लिए चीज़ों को। एक तो ये उसमें एक बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यही है कि आप जो है अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करें ताकि आपके पास फॉरेन रिज़र्व जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। तीसरा ये कि आप बाहर के मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट करें ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट में जहाँ से आपके पास इतनी अर्निंग हो कि आप अपने मुल्क को वो भेज कर मुल्क की जो कर्ज़े हैं उनको उतरवा सकें या उनमें जो है वो कमी कर सकें। उसके बाद है स्टेबिलिटी इन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रुपीज़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने जो है ज़रूरी है कि हम अपनी जो फॉरेन करेंसी है जो उसके मुकाबले में जो हमारी मुल्क की करेंसी है उसकी कदर को जो है मुस्तहकम रखें कि इसमें आए दिन उतार चढ़ाव ना आए, क्योंकि जब इसमें स्टेबिलिटी नहीं आती है तो उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो होती हैं वो भी प्रॉपर नहीं हो पाती हैं और जो इंपोर्ट्स है वो महंगी होती चली जाती है। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो अपनाएं जिसमें कि डॉलर की या फॉरेन करेंसी की जो कदर है या जो उसकी वैल्यू है वो उसकी सप्लाई और डिमांड से जो है वो तय पाती है। तो इसमें जो है उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि आप जो है अपने एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द मनी जो है उसको आप एक पॉइंट पर रखें, एक उसमें उस पर रखें, अपना एक लेवल पे रखें। स्टूडेंट हम जो नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट रह गया है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉरेन लोन्स and their service charges. These expenditure are increased day by day on the above 3 items। मतलब above 3 items में क्या है, जो गवर्नमेंट के मैनेजमेंट है उस पर गवर्नमेंट जो खर्च करती है, डिफेंस पे खर्च होता है, और जो हम लोन लेते हैं उसके जो सर्विस चार्जेस होते हैं उन पे जो खर्च होता है उस पर वो बताता है कि हमारी इनकम का मोर देन 80% ऑफ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू इज बीइंग स्पेंड। देयरफॉर टू मीट द रिमेनिंग डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट हैज़ टू borrow from the internal and external sources. As a result, the debt burden is increasing. Therefore, need is to lower down the defense administrative and loan repayment charges and to reduce other non-development expenditure. As a result, the debt burden will decrease or reduce. स्टूडेंट ये मतलब कुछ पॉइंट थे जो अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं कि इन पॉइंट्स के ज़रिए से हम इन पॉइंट्स को अगर हम फॉलो करते हैं, आपकी बुक में ये जो है पॉइंट्स की शक्ल में नहीं बनाया हुआ, यहाँ ये सारा कुछ पॉइंट इस शक्ल में मैंने लिख दिया है, तो आपको ये हेडिंग बनाने में भी इसकी आसानी रहेगी। तो आप इसको फॉलो करें, इसको देखें और इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशंस बनाएं।
तो स्टूडेंट, डेट रिडक्शन एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में आज हमने डिस्कस किया कि किस तरह से मुल्क का जो कर्ज़ा है उसको कम किया जा सकता है और कौन से ज़राए हैं जिनको एक्सप्लोर करके हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं उनमें इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट एफर्ट्स टू रिड्यूस डेट बर्डन। फर्दर गवर्नमेंट के एफर्ट्स जो हैं डेट को बर्डन को कम करने के लिए वो क्या हैं। वो टॉपिक इसी से रिलेटेड है, वो अलहदा नहीं है इससे वो टॉपिक, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं चाहता हूँ एडिशनल चीज़ें आप तक पहुँच जाएं ताकि आपको प्रिपरेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस सब्जेक्ट के साथ बेहतर हो जाए। तो इसमें जो गवर्नमेंट एफर्ट हैं टू रिड्यूस डेट बर्डन वो 2, 4, 5 पॉइंट ही हैं, कोई लंबे चौड़े पॉइंट नहीं है। वो गवर्नमेंट एफर्ट्स टू रिड्यूस डेट बर्डन। गवर्नमेंट की तरफ से जो एफर्ट किए गए डेट बर्डन को रिड्यूस करने के लिए, उसमें पहला पॉइंट जो है वो ये है, द स्ट्रेस विल बी पेड अपॉन रिड्यूसिंग द ट्विंस डेफिसिट। मतलब ट्विंस डेफिसिट में से मुराद क्या है, एक तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है जिसे हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं, कि हमने इसे जो है ना इसे हमने कब करना है। और उसके बाद जो है जो दूसरा है वो है फिज़िकल डेफिसिट। फिज़िकल डेफिसिट क्या है कि जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, रेवेन्यू कम हो, तो इस सूरत में जो है हमें बाहर से लोन लेना पड़ता है उन एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए। तो ये ट्विंस जो डेफिसिट्स हैं इनको सबसे पहले हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ जो है उन इन ऑर्डर टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट द एफर्ट्स हैव बीन लॉन्च टू रिफॉर्म टैक्सेशन स्ट्रक्चर, कि टैक्सेशन का स्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर किया जाए, टैक्स बेस जो है उसे हम इंक्रीज़ करें ताकि लोगों पर जो है वो टैक्स देने वाले लोग ज़्यादा हों ताकि गवर्नमेंट के पास उसका रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा हो जाए। दूसरी तरफ वाइल टू रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट द एक्सपोर्ट्स आर बीइंग बूस्टेड अप, इसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज़ और रिबेट्स और इस तरह की चीज़ें जो है वो दी गई हैं, वो हम इंशाल्लाह टॉपिक जब आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा वो कहते हैं दूसरे नंबर वो कहते हैं कि आप जो है ना अपना एक्सचेंज रेट जो है स्टूडेंट इसको स्टेबल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक एक्सचेंज रेट में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, इसमें फ्लक्चुएशन आती रहेंगी, उस वक्त तक हमारी इकोनॉमी में जो है वो भूचाल आते रहेंगे। तो इस मकसद के लिए वो कहते हैं द एक्सचेंज रेट विल बी अटेम्प्टेड टू रिमेन स्टेबल, फॉर दिस पर्पज द एफर्ट will be made to increase export remittances and foreign investment, moreover the foreign exchange build up will be increased। उसके बाद तीसरे नंबर पर है स्टूडेंट जो important, government will attempt to keep the cost of borrowing lower. Accordingly, if the government had to borrow, it will do so by borrowing from the cheaper sources. In this respect, borrowing will be made on the terms of IDA, International Development Agency and Asian Development Bank। मतलब अगर गवर्नमेंट को कर्ज़ लेना भी पड़ता है तो वो ऐसे इदारे या ऐसे मुल्क चूज़ करे कि जो है वो लो कास्ट जो है वो लोन वो मिल सके, हमें लो कास्ट लोन जो है वो हमें मिल सके। तो इसके लिए हमें ऐसे इंस्टीट्यूट और इदारे ढूंढने की ज़रूरत है जहाँ से हमें कम जो है शरह सूद पर जो है वो कर्ज़ मिल सके। द ग्रोथ रेट इन द कंट्री विल बी इंक्रीज एज इट विल लीड टू इंक्रीज इनकम। मतलब जब हमारे मुल्क में स्ट्रेटजीज़ बेहतर तौर पर बनाई जाएंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो इसके नतीजे में हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी, सेविंग इंक्रीज़ होगी और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी, एंड डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन रिसोर्सेज विल बी डिक्रीज़। लास्ट वन कहता है रीशेड्यूलिंग ऑफ लोन विल बी मेड बाय पेरिस क्लब। तो रीशेड्यूलिंग ऑफ लोन्स जो है वो भी इसमें एक पॉइंट है, वो हम इंशाल्लाह इसका एक टॉपिक अलहदा से है कि रीशेड्यूलिंग क्या होता है, उसे कैसे
मतलब उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। तो फ़िलहाल ये कुछ गवर्नमेंट की तरफ से, पहले वाले भी जो आपको डिस्कस किए थे वो भी गवर्नमेंट की तरफ से ही वो प्रपोज़ किए गए थे उस कमेटी की तरफ से। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाता है कि आप किस तरीके से जो है वो डेट को कम कर सकते हैं, डेट बर्डन कम किया जा सकता है पाकिस्तान पर की इकॉनमी में पर से, तो उसके लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उनकी रिकमेंडेशंस को भी, प्लस ये चीज़ें भी उसमें ऐड करके आप बेहतर जो है वो हासिल कर सकते हैं, उसमें पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आपको ये हमारा लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा और इसमें जो पॉइंट्स थे मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर पाऊँ। और उसके लिए ज़रूरी भी है कि आप जो है साथ साथ अपनी बुक रीडिंग भी करें, वहाँ से भी पढ़ें, नेट से भी सर्च करें, ऑनलाइन जो लेक्चर्स वहाँ पे और भी रखे होंगे उनको भी आप सुनें, ताकि आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी कंपैटिबिलिटी भी है वो बेहतर हो जाए। चीज़ों को जब आप उनको कंपेयर करते हैं, जब देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है एक तो अपने कोर्स आउटलाइन वहाँ से चेक करते रहें, जो आपको टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो भी देखें, और उसके साथ साथ जो बुक में मटेरियल दिया गया है उसको अच्छी तरह से तैयार करें। प्लस आप नेट्स के थ्रू से जो PDF में चीज़ें मिलती हैं वो भी हासिल करें, और उस पर जो लेक्चर रखे हैं वो भी सुने, ताकि जो टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको अच्छे अंदाज में क्लियर हो जाएँ। स्टूडेंट, अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह हाफिज़।